पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही सिर्फ सरकार नहीं बदली, पूरी की पूरी राजनीतिक सोच बदलती हुई दिखाई दे रही है। एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अब ना इमामों को सरकारी भत्ता मिलेगा और ना ही मुइज्जिनों को और ना ही मंदिरों के पुरोहितों को। यानी धर्म के आधार पर चलने वाली वेलफेयर पॉलिटिक्स पर बीजेपी सरकार ने बड़ा ब्रेक लगा दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सच में सबका साथ सबका विकास वाला मॉडल है, या फिर ममता बनर्जी की राजनीति को पूरी तरह खत्म करने की ये रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल अब पूरी तरह बदलने जा रहा है? क्योंकि सिर्फ एक स्कीम बंद नहीं हुई है, ओबीसी लिस्ट तक खत्म कर दी गई है, नई जांच कमेटियां बिठाई जा रही हैं और ममता एरा की कई पॉलिसीज पर अब रिव्यू शुरू हो चुका है। तो आखिर बंगाल में चल क्या रहा है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी सरकार के कौन कौन सी स्कीम्स अब खतरे में है, बीजेपी सरकार क्या नया ला रही है और क्यों शुवेंदु अधिकारी के फैसलों पर पूरे देश की नजर है, और क्या बंगाल अब उत्तर प्रदेश मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ऐसी ही जानकारी आगे भी मिलती रहे। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर दशकों तक लेफ्ट की राजनीति चली। फिर ममता बनर्जी ने 2011 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल दी। लेकिन 2026 शायद बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि करीब 15 साल बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री बने हैं शुवेंदु अधिकारी। वही शुवेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। लेकिन अब वही शुवेंदु ममता बनर्जी की बनाई हुई नीतियों को एक एक करके खत्म करते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा फैसला रिलीजन बेस्ड वेलफेयर स्कीम्स को बंद करने का है। कोलकाता में हुई नई कैबिनेट मीटिंग में बंगाल सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला यह है कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स धार्मिक पहचान के आधार पर चल रही थी उन्हें जून 2026 से बंद कर दिया जाएगा। अब इनमें कौन कौन सी स्कीम शामिल है? इमामों को मिलने वाला जो मासिक भत्ता है, मुइज्जिनों की फाइनेंशियल असिस्टेंस, मंदिर के पुजारियों यानी कि पुरोहित को मिलने वाला अलाउंस। सरकार का साफ कहना है कि वेलफेयर प्रोग्राम्स रिलीजन के आधार पर नहीं चल सकते। यानी अब सरकार कह रही है कि करदाताओं के जो पैसे हैं वो किसी खास धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। लेकिन यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये स्कीम्स बंगाल में अचानक नहीं आई थी। इनकी शुरुआत हुई थी साल 2012 में, जब ममता बनर्जी सरकार ने हजारों इमामों के लिए मंथली अलाउंसेस शुरू किए थे। रजिस्टर्ड इमाम को लगभग 2,500 रुपए महीने दिए जाते थे। बाद में मुइज्जिन्स को भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने लगा। बीजेपी और विपक्ष ने ये आरोप लगाए कि सिर्फ मुस्लिम धर्म गुरुओं को फायदा दिया जा रहा है। इसके बाद 2020 में ममता सरकार ने हिंदू पुरोहित के लिए भी अलाउंसेस स्कीम शुरू की। पहले 1,000 रुपए, फिर चुनाव से पहले इसे बढ़ाकर 2,000 रुपए तक कर दिया गया। तब टीएमसी का कहना था कि यह सामाजिक सम्मान और आर्थिक मदद है, लेकिन बीजेपी लगातार इसे अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहती रही। बनर्जी का बंगाल मॉडल क्या था? अब यहाँ असली सवाल आता है, क्या ममता बनर्जी की पूरी राजनीति वेलफेयर पॉलिटिक्स पर टिकी हुई थी? देखिए, 2011 में सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने कई बड़ी वेलफेयर स्कीम्स शुरू की, जैसे कन्याश्री स्कीम, लक्ष्मी भंडार, साबुज साथी, स्वास्थ्य साथी, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स, इमामों को भत्ता और कम्युनिटी स्पेसिफिक ग्रांट्स। इन स्कीम्स ने ग्राउंड लेवल पर टीएमसी की पकड़ मजबूत की, विशेषकर महिलाओं, ग्रामीण इलाकों और माइनॉरिटी कम्युनिटीज में। यही वजह थी कि लगातार एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ममता बनर्जी चुनाव जीतती रही। लेकिन बीजेपी का आरोप हमेशा यही रहा कि बंगाल में वेलफेयर के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है, और अब शुवेंदु अधिकारी सरकार उसी नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा पॉलिटिकल एक्सप्लोजन यहां हुआ जब बंगाल सरकार ने एग्जिस्टिंग ओबीसी लिस्ट को भी स्क्रैप करने का फैसला लिया। जी हां, पूरी ओबीसी कैटेगराइजेशन को खत्म किया जा रहा है, और इसकी वजह है कलकत्ता हाईकोर्ट का वो बड़ा फैसला जिसमें 2010 के बाद जारी हुए कई ओबीसी सर्टिफिकेट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। कोर्ट ने कहा था कि कई कम्युनिटीज को प्रॉपर सर्वे और लीगल प्रोसेस के बिना ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगा रही थी कि मुस्लिम कम्युनिटीज को वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत ओबीसी कैटेगरी में जोड़ा गया। अब नई सरकार कह रही है एक नया पैनल बनाएंगे जो साइंटिफिकली डिसाइड करेगा कि किसे कोटा मिलना चाहिए।
तो बीजेपी आखिरकार संदेश क्या देना चाहती है? अब यहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक एंगल शुरू होता है। बीजेपी बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं चलाना चाहती, वो नैरेटिव बदलना चाहती है, और ये नैरेटिव है रिलीजन न्यूट्रल गवर्नेंस का, यानी कि ना हिंदू अपीजमेंट ना मुस्लिम अपीजमेंट। कम से कम ऑफिशियली बीजेपी यही मैसेज देना चाहती है, लेकिन विपक्ष का आरोप कुछ और है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी बंगाल की सेक्युलर आइडेंटिटी को खत्म करना चाहती है, माइनॉरिटी वेलफेयर को टारगेट किया जा रहा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि सरकार धर्म नहीं देखेगी। अब असली लड़ाई आइडियोलॉजी की बन चुकी है। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि संकेत बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट मान रहे हैं कि आने वाले महीनों में बंगाल में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, जैसे मदरसा रिफॉर्म्स, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन पर क्रैकडाउन, टेंपल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स, वेलफेयर ऑडिट्स, लोकल करप्शन इन्वेस्टिगेशंस और लॉ एंड ऑर्डर रीस्ट्रक्चरिंग। पहले ही नई सरकार ने ममता बनर्जी एरा फंड डिस्ट्रीब्यूशन की जांच के लिए कमीशन बना दिया है। रिटायर्ड जजेस की निगरानी में जो करप्शन हुए थे और महिलाओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हुई थी, उनकी जांच की बात की जा रही है। यानी बीजेपी सिर्फ पॉलिसीज नहीं बदल रही है, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को री इंजीनियर करने की कोशिश कर रही है। अब जनता की प्रतिक्रिया भी काफी डिवाइडेड दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी सपोर्टर्स कह रहे हैं कि फाइनली बंगाल में इक्वल गवर्नेंस शुरू हुआ है। सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे हैं कि टैक्स पेयर मनी धर्म के नाम पर नहीं बंटना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग इसे गरीब धार्मिक वर्कर्स के खिलाफ फैसला बता रहे हैं। क्योंकि सच ये भी है कि कई इमाम, मुइज्जिन और छोटे मंदिरों के पुजारी आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके लिए ये अलाउंसेस इनकम का एक बड़ा सोर्स था। तो सवाल उठ रहा है, क्या सरकार अल्टरनेटिव सपोर्ट सिस्टम लाएगी या सीधे स्कीम्स बंद कर दिए जाएंगे? लेकिन दोस्तों, अब यहां से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नेंस नहीं, 2029 की राजनीति भी हो सकती है। बीजेपी जानती है कि अगर बंगाल में आइडियोलॉजिकल शिफ्ट सफल हो गया तो ईस्ट इंडिया की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है, और शुभेंदु अधिकारी अब सिर्फ बंगाल सीएम नहीं है, बल्कि बीजेपी के नेशनल एक्सपेरिमेंट का चेहरा बनते जा रहे हैं। याद रखिए, बंगाल लंबे समय तक बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल राज्यों में था, लेकिन अगर बीजेपी यहां टिक गई तो इसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा अपोजिशन इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है। तो क्या ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो रही है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी का पॉलिटिकल एरा खत्म हो रहा है? देखिए, इतिहास गवाह है कि ममता बनर्जी को अंडर एस्टिमेट करना आसान नहीं है। उन्होंने लेफ्ट को खत्म किया, बीजेपी को कई बार रोका, और ग्रासरूट्स पॉलिटिक्स में उनकी पकड़ अभी भी बहुत मजबूत है। लेकिन पहली बार उनकी बनाई हुई पॉलिसीज को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया जा रहा है, और यही बंगाल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आने वाले समय में 3 बड़े सिनेरियोज बन सकते हैं। पहला, बीजेपी का गवर्नेंस मॉडल सफल होता है और बंगाल में लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आता है। दूसरा, माइनॉरिटी बैकलैश और वेलफेयर कंसर्न्स की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। और तीसरा, ममता बनर्जी एग्रेसिव कमबैक स्ट्रेटेजी लेकर आती हैं और बंगाल में फिर से पॉलिटिकल पोलराइजेशन शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात तो तय है, बंगाल अब पहले जैसा नहीं रहने वाला। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक राज्य की पॉलिटिक्स नहीं है, ये आने वाले भारत की राजनीति का ट्रेलर भी हो सकता है। एक तरफ वेलफेयर पॉलिसीज और दूसरी तरफ आइडियोलॉजिकल गवर्नेंस, और इनके बीच फंसा हुआ है आम नागरिक। अब देखना यह होगा कि बंगाल इस बदलाव को स्वीकार करेगा या फिर राजनीति एक बार फिर करवट लेगी। आपकी राय क्या है? क्या रिलीजन बेस्ड स्कीम्स बंद होनी चाहिए या गरीब धार्मिक वर्कर्स को सपोर्ट मिलना जरूरी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही बड़ी, गहरी और सटीक खबरों के लिए अल्फा वार्ता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।